अध्याय 5 देख रहे हैं कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट यानी कि उपभोक्ता अधिकार, इसके बारे में बात करेंगे आज। पहले हम देखेंगे कि कंज्यूमर राइट्स का मतलब क्या है, इश्यूज क्या है। एक मार्केट में क्या अलग अलग अनइक्वल सिचुएशंस हम देखते हैं। रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, और क्या अगर बनाए जाते हैं तो क्या इनको अच्छे से इन्फोर्स किया जाता है। ऐसे कौन कौन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं जो उपभोक्ता अधिकार को संभालते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कोड के बारे में बात करेंगे। कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करते हैं, कोई सर्विस लेते हैं या दुकान में जाके कुछ खरीद करते हैं। जैसे आप अगर टूथपेस्ट, सुबह आप टूथपेस्ट करते हैं तो आप एक कंज्यूमर हैं टूथपेस्ट के। अगर आप बस ले रहे हैं तो आप एक सर्विस ले रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं तो बस का उपयोग करते हैं, तो वहाँ बस नहीं ले रहे होते हैं, आप बस की सर्विस ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ न्यूज़पेपर कटिंग देख रहे हैं। यहाँ पर सारे नुकसान, या ये कहें या किसी कोर्ट ने, किसी संस्था ने कहा कि कंज्यूमर को नुकसान हुआ है, ज़रा इन पे ध्यान दिया जाए, या अगर इनको नुकसान हुआ है तो इनकी भरपाई की जाए। तो जब हम कंज्यूमर होते हैं हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ता है, हमारे अधिकार क्या है और हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। कंज्यूमर, जैसे मैंने शब्द बताया, कंज्यूम जो करते हैं, जो उपभोग करते हैं। तो हम में से ही कंज्यूमर भी होते हैं, हम में से ही वो लोग होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, वो लोग जो पैदा करते हैं, और कई लोग जो उसका उपयोग करते हैं। तो हम एक ही आदमी कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है, परचेजर भी हो सकता है। तो जो रूल और रेगुलेशन है, यानी कुछ लिखित कानून है, किस तरीके से हम और आप एज ए कंज्यूमर अगर हम मार्केट जाते हैं या मार्केट, तो हमको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। इसका मतलब कोई अगर सामान हम लेने जाते हैं, मैं जा रहा हूं सामान लेने और वो सामान गलत निकलता है। मान लीजिए मैंने 1 केजी का सामान लिया और मुझे केवल 900 ग्राम दिया किसी ने, 1 किलो के नाम पे 900 ग्राम दिया, 100 ग्राम की कमी हुई, लेकिन वो चार्ज जो कर रहा है 1 किलो का, इसके अलावा वो पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, जितना है एमएसपी, जो प्राइस है जिसके अलावा वो बेच नहीं सकता, उससे ज़्यादा वो हमको चार्ज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अगर शोषण हो रहा है मार्केट में। ये हमने सुना है, होता है, बहुत सालों से चला आ रहा है। लेकिन इसके लिए हम कैसे जागरूक बनेंगे। हमारे पास ये सब जो पेन होता है, मान लीजिए अगर आप गलत दवाई ले लेते हैं तो उससे तो जान भी जा सकती है। यानी अगर आउटडेटेड दवाई ले लेंगे या बेच देंगे आपको कोई, तो आपकी तो जान चली जाएगी। शोषण मार्केट प्लेस में होता है, ये एक सच्चाई है। मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मैंने बताया कि डेट एक्सपायर्ड है, अब जैसे ही आप लेंगे तो आपको कह सकता है बेचने वाला कि आपको चेक करना चाहिए डेट। तो अगर आप आउटडेटेड चीज दे रहे हैं, वो ये कह देगा कि आपको देखना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है, ये तो गलत हो गया ना। उसको आउटडेटेड चीज रखनी नहीं चाहिए थी। तो अब ये एक मसला आता है, ये कौन सॉल्व करेगा इसको। तो मार्केट अक्सर देखा गया है कि खासतौर पे हिंदुस्तान में ठीक तरीके से काम नहीं करते, क्योंकि कोई वो पढ़े लिखे या फिर उस तरीके की चीज़ नहीं है कि भाई वो दुकान में जो बैठा है उसने बहुत चीज़ें पढ़ लिख के आया है। इसके अलावा कुछ, जैसे अमूल दूध अगर ले रहे हैं, अब ये जो कंपनी है जो बेच रही है वो पावरफुल है। कई कंपनीज जो होती हैं बड़ी पावरफुल होती हैं, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि मतलब किस मामले में, पैसा है उनके पास, पावर है, गवर्नमेंट में उनकी रीच होती है, और मार्केट को भी वो थोड़ा सा परिवर्तित कर सकती हैं, मैनिपुलेट कर सकती हैं। कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन पास कर दी जाती है मीडिया में। एक क्रीम है, वो 7 दिन में आप, अगर आप थोड़े से सांवले हैं तो आप गोरे हो जाएंगे। तो कौन इसको, हर आदमी इसको बिलीव करेगा? हिंदुस्तान जिस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में है उसमें कई लोग हैं जो सांवले हैं,
गेहुआ, तो वो चाहेंगे कि इसको लगाएं, लेकिन 7 दिन बाद लगाएंगे और उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये बात आप किसी को बता भी नहीं सकते, तो फंस गए ना आप। कंज्यूमर मूवमेंट जरूरी है इस सब के लिए। इसका मतलब यह है कि एक सोशल फोर्स की तरह शुरू हुआ है। इसका मतलब कि लोगों ने शुरुआत की, कुछ ऐसे कंज्यूमर थे जिनको लगा कि वाकई में मार्केट में शोषण हो रहा है। लोग मिले, बात की, उनको लगा कि जरूरत उनको यह है कि भाई आपके जो अधिकार है, एक कंज्यूमर के रूप में जो आपके अधिकार है, उनको हमें जो गलत तरीके हो रहे हैं, अनएथिकल अनफेयर जो तरीके हो रहे हैं, उससे हमें बचाना पड़ेगा। 1970 की 70 की बात बताता हूं मैं। वहां पर 1960 में खासतौर पे वहां पर जो बेसिक फूड था, खाना बहुत कम पड़ जाता था। लोग क्या करते थे, उसे अपने भंडार में रख लेते थे, और भंडार में रख लेते थे और करते क्या थे कि जब बहुत ज्यादा जरूरी हो मतलब जो शॉर्टेज हो जाती थी, तब वो उसी को 10 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेचते थे। एडल्ट्रेशन मतलब मिर्ची में जो ईंट है, ईंट डाल के बेचते थे। ऐसे ही एडिबल ऑयल, तेल में बहुत सारी चीजें डाल के बेचते थे। बहुत सारे आप ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें मिलावट करते थे लोग। तो यहां पर जब बहुत मुश्किल होता था इसको पता करना कि भाई इन्होंने, क्योंकि लोग तो बेचारे हैं, वो तो सब लेके खा लेते थे, पी लेते थे। लेकिन ये जो चीज आई, यहां से कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हुआ, यानी जो उपभोक्ता आंदोलन है, इसकी शुरुआत हुई। 1970 तक जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन थे, इनका क्या काम था, ये बेचारे कुछ लिखते थे, कभी न्यूज़पेपर में लिख देते थे, कभी आर्टिकल लिख देते थे, कभी एग्जीबिशन बना लेते थे। इन्होंने कंज्यूमर ग्रुप भी बना लिए कि भाई जाते थे दुकानों में, जाके पता करते थे कि भाई यहाँ कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है। और मान लीजिए एक बस है या ट्रक है या ट्रेन है, उसमें लोग जानवरों की तरह घुसे हुए हैं, भरे हुए हैं, उसको देखते थे वो, ये तो गलत है ना। इसका मतलब ये है कि अब हमने देखा कि लोग पढ़ लिख रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो अब उनको समझ में आ गया है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनके उत्तरदायित्व क्या है कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर। तो यहां पर आपको मैं कुछ शब्द दिखा रहे हैं। कंज्यूमर फोरम्स हैं, उपभोक्ता शिकायत केंद्र, यानी अगर आपको कोई शिकायत है तो आप वहां जाके अपनी बात कह सकते हैं। 1960 के बारे में बताया मैंने आपके, ये ब्लैक मार्केटिंग वगैरह चल रही थी। 1970 में कुछ आर्टिकल्स लिखे गए, एग्जीबिशन किए गए। तो यहां पर आया कहां, ये सब चीजें शुरू तो हुई, लेकिन जो बड़ी कंपनियां थी उन पे आया प्रेशर, और आया सरकार पे प्रेशर, क्योंकि जब इतने सारे लोग बोलते हैं, जब जनता खड़ी होती है, तब गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। 1986 में सरकार ने इस पे काम किया, एक लॉ बनाया गया, एक कानून बनाया गया, जिसको हम कहते हैं कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको हम कहते हैं कोपरा, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सरकार ने इसका संज्ञान लिया और एक कानून बनाया आपके और मेरे लिए। देखिए, जब भी कुछ खरीदने आप जाते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, होता क्या है, हमारे अधिकार क्या है, आपको कैसे पता लगेगा, आपको कैसे पता क्या क्या आपके अधिकार है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक रेजी मैथ्यूस, बहुत अच्छा लड़का था, ये क्लास 9 में था, एक प्राइवेट क्लिनिक में गया, इसको गले में एक टॉन्सिल्स था, जो उसको निकालने के लिए वो गया। छोटी सी दिक्कत थी, आमतौर पे हर बच्चे को हो जाती है ये। तो एक ENT सर्जन के पास गया, उन्होंने टॉन्सिलेक्टोमी जो एक ऑपरेशन हुआ वो किया, जनरल एनेस्थीसिया में। अब ये एनेस्थीसिया प्रॉपर एनेस्थीसिस्ट नहीं था, तो अच्छी तरीके से इनको एनेस्थीसिया नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि इनको दिमाग में जो जितनी भी एबनॉर्मलिटीज हो गई वो हो गई। मतलब इस बेचारे अच्छे बच्चे की, जो आगे जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता था, उसकी जिंदगी जो है कृपल हो गई, गिर गई, टूट गई, तबाह हो गई। इनके जो फादर है वो गए और उन्होंने स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जाके बात की
और वहाँ पर एक कंप्लेंट फाइल की कि हमें 5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और सर जो डॉक्टर है, डॉक्टर का जो स्टाफ है, उसने ठीक से काम नहीं किया। स्टेट कमीशन ने कहा कि भाई ये जो आप जो एविडेंस दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तक रजीज फादर जो है वो रुके नहीं, वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिएड्रेसल कमीशन में गए नई दिल्ली। अब ये जो नेशनल कमीशन है, उन्होंने ये सिनेरियो देखा, कंप्लेंट देखी और उन्होंने एविडेंस देखे, तो उन्होंने देखा वाकई ये तो बच्चे की जिंदगी खराब कर दी इन्होंने। तो उन्होंने हॉस्पिटल को कहा कि आप ये पैसा दीजिए। वो तो ठीक है, पैसा तो मिल जाएगा जो भी, ये तो बच्चे की लाइफ तो खराब हो गई। एक बच्चा जो बहुत आगे बढ़ सकता था, हेल्दी नहीं है, इसकी हेल्थ तो वापस नहीं दी जा सकती। तो ये मार्केट में हो रहा है, कईयों के साथ हो रहा है, आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। तो हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ अधिकार हैं, ये हमें लॉ, जैसे कोपरा लॉ मैंने बताया आपको, ये हमें लॉज हैं कुछ, इसको हमको समझना जरूरी है। एक हमारा लॉ है राइट टू सेफ्टी। इसका मतलब कोई भी चीज जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हैजार्डस है, हमारी जिंदगी के लिए, जान और माल के लिए कोई अगर नुकसान पहुंचाती है, इसका मतलब हमारे पास राइट है कि कोई भी ऐसी चीज हमारे आसपास ना हो, या फिर हम ऐसे ना लें या हमें ना मिले जो लाइफ और प्रॉपर्टी, जान और माल को हानि करे। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो पैदा कर रहे हैं चीजों को, मैन्युफैक्चर, वो पूरे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बनाएंगे। इसका मतलब हमारी सेफ्टी बहुत जरूरी है। इसका दूसरी चीज है राइट टू इन्फॉर्म। हमको बताना पड़ेगा, हमें बताया जाएगा कि हमें पता रहना चाहिए, हमें इन्फॉर्म रहना है कि हमने जो चीजें खरीदी हैं या सर्विसेज ली हैं, उसका क्या 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 इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब अगर मान लीजिए आप कुछ खरीदते हैं और वो गलत निकलता है, तो आप किससे बोलेंगे, किससे बात करेंगे। अगर जो प्राइस लिखा हुआ है, इसे एमआरपी कहते हैं ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इससे ज्यादा किसी भी कीमत पे नहीं बेचा जा सकता, खुदरा दर कहते हैं इसको, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। तो अगर कोई इससे ज्यादा बेचता है, तब आपके पास पूरे अधिकार है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सके। 20 रुपए का पेप्सी है, 22 में बेच रहा है, तो आप पूछेंगे भाई 22 रुपए क्यों बेच रहे हो यार, 2 रुपए क्यों एक्स्ट्रा बेच रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने तो फ्रीजर में रखा हुआ है भाई, ठंडा किया है, मेरे फ्रीजर का जो पैसा है वो इलेक्ट्रिसिटी का कौन पैसा देगा। तो ये गलत हो गया ना। 20 रुपए की चीज है, वो 20 रुपए में ही देगा, आपको देना चाहिए। तो आप निगोशिएट भी कर सकते हैं। अच्छा, एमआरपी पे भी निगोशिएट कर सकते हैं आप कोई। अगर इसके अलावा राइट टू चूज है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई सर्विस हम रिसीव कर रहे हैं, चाहे मेरा कोई भी एज हो, जेंडर हो, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मैं दलित हूं, तो मैं अपने हिसाब से चीजों को रिसीव कर सकता हूं या फिर उसे मना कर सकता हूं। हमें कोई गाइड नहीं कर सकता और कोई मना भी नहीं कर सकता। राइट टू बी हर्ड, इसका मतलब यह है कि अगर मेरी कोई दिक्कत है तो सरकार को सुनना पड़ेगा। हमारी बात को सुनने के लिए जो अथॉरिटीज है, उनका राइट, उनका उत्तरदायित्व है। राइट टू सीक रीएड्रेसल, इसका मतलब अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, मार्केट में गलत तरीके से ट्रेड प्रैक्टिस हो गई या हमारा शोषण हो गया है, अगर हमें कोई डैमेज हो गया, जैसे रेजी के केस में देखना हमने, तो हमारे पास पूरे राइट है कि हमको पैसा मिले, हमको कॉम्पनसेशन मिले। इसके अलावा जो है, जो डैमेज हुआ है उसका हमें भुगतान मिले। केवल ये नहीं, केवल देखिए पैसे मिलने से कुछ नहीं होगा। जो आपके साथ हो गया ना, जो दिमागी और शारीरिक नुकसान हो गया, उसका क्या होगा। कुछ ना कुछ तो इससे फायदा होगा। कम से कम लोग, प्रोड्यूसर देखेंगे कि देखिए अगर हमने ऐसे किया तो उनको भी नुकसान हो सकता है। फिर है राइट टू रिप्रेजेंट इन कंज्यूमर कोर्ट्स। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर जो मूवमेंट हुआ, उपभोक्ता आंदोलन हुआ, उसके कारण कंज्यूमर फोरम बने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बने, ऐसे संस्थान बने। लोकल लेवल पे हमको कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स है, हमको वो गाइड करेंगे कि कैसे हमको फाइल करना है केस। कई बार वो हमको रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है और ये सरकार से इनको पैसे मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है और लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं कि भाई ये है आपके राइट्स, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे पास आइए। ये कुछ राइट्स हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म मैंने बताया आपको। ऐसे बहुत सारी चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि आप राइट टू चूज भी है। मैं आपको ज़रा एक आइडिया दूं, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसको दिमाग में डालना बहुत ज़रूरी है।
अमृता है ये, इन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह दे दिए और इंटरव्यू इन्होंने दिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इसके बाद इनको कोई न्यूज़ नहीं आई, ये बेचारी बैठे रही। जो ऑफिशियल से पूछा गया तो उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मना कर दिया। इन्होंने आरटीआई डाली, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट डाला। और आरटीआई एक्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ये 2005 में, अक्टूबर 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी तभी आया। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। अब कई लोग आप आरटीआई एक्टिविस्ट आपको देखते हैं। इसका मतलब ये है हर एक इंसान, हर एक सिटीजन, उसका पूरा राइट है कि वो सरकारी संस्थान में क्या चल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन है, वो ले सकते हैं। मतलब एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की गई कि हमको सब पता होना चाहिए। हम एक 10 रुपये का एक वो लेंगे, पहले तो 10 रुपये आप बस ट्रांसफ़र करिए, आज एक कागज़ भेजिए और आपको इन्फॉर्मेशन 1 महीने के अंदर मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया, अमृता ने आरटीआई एक्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मांगी। इनको उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन मिली कि ठीक है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, अब आपको कॉल मिलेगी। तो ये बेचारी को मेहनत करनी पड़ी, वरना उसको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। एक और है कि व्हेन चॉइस इज डिनाइड। ये एग्जांपल समझिएगा। अभिरामी है, एक अंसारी नगर के स्टूडेंट है। इन्होंने क्या किया, 2 साल का एक कोर्स, एक लोकल कोचिंग कोर्स था, उसको ज्वाइन कर लिया। उन्होंने 2 साल के लिए कहा कि 61,020 रुपये दे दिया, 2 साल के लिए पूरा दे दिया। 1 साल के बाद इनको समझ में आया कि यार ये कोर्स ज़्यादा अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हमें ना पैसा वापस कर दीजिए 1 साल का, हमें आगे नहीं करना। अब कोचिंग वालों ने कहा कि ना, बिल्कुल नहीं, हम नहीं पैसे करते। तो अभिरामी ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में ये फाइल किया, तो 28,000 इनको वापस करने के लिए कहा गया। अभिरामी ने 1 साल कर लिया, अब ये नहीं करना चाहती, तो इनको पैसे वापस करने चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, जो कोचिंग है वो भी गई कोर्ट। जो कोचिंग थी रीएड्रेसल के लिए, कोचिंग वाले भी गए। उन्होंने कहा कि भाई स्टेट कमीशन था, उसने कहा कि जो पिछले कोर्ट ने आदेश दिए हैं वो सही था, और उन्होंने और फाइन कर दिया इन पे और फाइन कर दिया कि 7,000 रुपये और फाइन कर दिया। ठीक, तो हर एक बंदे का राइट है कि अपने विल के हिसाब से हम सर्विस ले सके और सर्विस को मना भी कर सके। या अभिरामी ने सर्विस को मना किया। अब अगली बात आती है कि राइट टू सीक रीएड्रेसल। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, एक थोड़ा सा स्टोरी बताता हूं आपको। हुआ ये कि प्रकाश जो है वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं अपनी बच्ची को पैसा भेजने के लिए, वो मनी ऑर्डर भेजने के लिए जाते हैं यहाँ पे। अब इन्होंने फ़ोन किया तो बच्ची ने कहा कि मुझे तो पैसे नहीं मिले डैडी। हुआ ये कि यहाँ पर गए ये पोस्ट ऑफिस, अब महिला से पूछा, ये सरकारी है, इन्होंने रिस्पॉन्स किया ही नहीं, ठीक से जवाब ही नहीं दिया। हो सकता है ये स्वेटर बुन रही हो। उपभोक्ता शिकायत केंद्र में पहुंचे साहब, उन्होंने बाकायदा एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम इसमें लिखा, और उसके बाद ये गए, खुद पहुंचे, ये अपने खुद ही प्लीड किया इन्होंने, मतलब खुद ही इन्होंने लड़ा एक। तो जो कर्ट जज है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखा और फिर उन्होंने कहा, वर्डिक्ट दिया, और ये उनके फेवर में था। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो शोषण के लिए, मतलब शोषण किस कारण से होता है, क्या फैक्टर्स है उसमें। होता यह है कि हमको इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती, जो कंज्यूमर है उपभोक्ता को पूरी, और सप्लाईज भी कम है और लिमिटेड कंपटीशन है, इसका मतलब लिटरेसी भी कम है। ये सारी चीज़ है, इन सबको मिला के हमारा वो शोषण हो पाता है। तो जब हमारी ड्यूटीज़ क्या है, अगर ये सब हमारे का साथ होता रहता है तो हमारी कोई ड्यूटीज़ भी तो बनती है। सब पे कब तक दोषारोपण करते रहेंगे। ये है कि हम वही सामान खरीदें जिसमें ISI लिखा हो, जिसमें एगमार्क लिखा हो, इसका मतलब हॉलमार्क लिखा हो। यानी कि एगमार्क जो होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है, हॉलमार्क जो होता है ज्वेलरी के लिए होता है, और बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए ISI मार्क होता है। हमेशा आप जो बिल है, कैश मेमो, वो मांगिए आप कि देखिए हमें इसका कागज़ दीजिए, यानी कागज़ मांगेंगे आप। इसका मतलब ये है कि जो सेलर है वो आपको
पक्का बिल देगा और सरकार को टैक्स भी देंगे, जीएसटी वगैरह जो होगा, रसीद जिसे कहते हैं, रिसीट, वो ये भी एविडेंस की तरह काम करेगा कि आपने ये चीज़ खरीदा है, इस दिन खरीदा है, इस समय खरीदा है। अगर आपको वाकई में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स है तो आप अपने राइट पता होने चाहिए और कैसे उसका उपयोग करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आईएसआई और एगमार्क के बारे में आपको बता रहा था। जब भी हम कुछ चीज़ें खरीद रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक लोगो लगा होता है। आईएसआई होता है, एगमार्क होता है, हॉलमार्क होता है। ये लोगो होते हैं, सिंबल होते हैं। बेसिकली आपको बता रहे हैं सर्टिफिकेशन है, ताकि हम उपभोक्ता के लिए मदद की जा सके कि क्वालिटी कैसी है, इस प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसी है, इस सर्विस की क्वालिटी कैसी है, ये अच्छी है, बुरी है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो मॉनिटर करते हैं, ये जो सर्टिफिकेट निकालते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं किसी प्रोडक्ट को, इसका मतलब ये है कि वो बताते हैं कि भाई ये अगर लगा है, हमारा लोगो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्वालिटी स्टैंडर्ड है, एक क्वालिटी लेवल को इन्होंने अचीव कर लिया है इस प्रोडक्ट को, तो इसलिए हम ये लोगो इनको दे रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर हो गया, फूड कलर्स हो गए, एडिटिव्स, सीमेंट होता है, पानी जो होता है, यहाँ पर आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो एज ए कस्टमर आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि उसमें ये मार्क लगे हों, क्योंकि वरना एलपीजी सिलेंडर गलत आ गया तो फट जाएंगे सब। हमारे पास कुछ लेवल्स हैं, ये कहें कि ग्रीवेंसेस के अलग अलग रीएड्रेसल लेवल्स हैं। मैं अभी उस पर आता हूँ। पहले आपको ज़रा डीमेरिट्स बता दूँ कंज्यूमर रीएड्रेसल प्रोसेस की। डीमेरिट्स क्या है? कोपरा एक्ट जो है, देखिए 1986 से है ये। कई लोग तो इसमें पैदा भी नहीं होंगे जो आजकल के बच्चे हैं। अब कोपरा तो बहुत पहले से है, यानी इसका मतलब किसी को कोई दिक्कत है तो कंज्यूमर का जो रीएड्रेसल प्रोसेस है ये इतना कम्बरसम हो जाता है, महंगा हो जाता है और समय भी इसमें लगता है। तो होता क्या है कि कंज्यूमर जो है उनको अधिवक्ता या लॉयर भी रखने पड़ते हैं। अब ये पैसा भी चाहिए, कोर्ट में जाना पड़ता है, हर एक डेट पे कोर्ट में जाना पड़ता है। बहुत सारे परचेसेस ऐसे होते हैं वो आपको उन्होंने कोई रिसीट नहीं दी होती है, कोई कैश मेमो दिया नहीं है, आपने लिया नहीं, शायद उन्होंने दिया नहीं, तो बेसिक एविडेंस ही नहीं होता इसमें। और बहुत सारे जो परचेसेस हैं वो छोटी छोटी दुकानों से आप खरीदते हैं, और ये जो लॉ है जिसमें हम वर्कर को प्रोटेक्ट करें, असंगठित क्षेत्र में वो बहुत ही वीक है। इसका मतलब जो बेचारे गरीब हैं उनके लिए तो कोई भी तरीका नहीं है। और इसके अलावा रूल और रेगुलेशन जो मार्केट में लोगों को फॉलो करने चाहिए वो लोग फॉलो ही नहीं करते, जो उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ बेच रहे हैं। अब जो कोपरा एक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो उपभोक्ता आंदोलन को आगे ले जाया जाए, जैसे मैंने आपको बताया वो कोपरा 1986 में लागू हो गया था। इसका मतलब ये है कि जो उपभोक्ता है, बायर्स, कंज्यूमर, उनके लिए बनाया गया था। इस कोपरा में 3 टियर का एक क्वासी जुडिशियल मशीनरी है। 3 लेवल है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, एक स्टेट लेवल पे होगा, नेशनल लेवल पे होगा। मतलब जिला, राज्य, फिर जो देश, उस स्तर पे 3 लेवल हैं इसके। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स होते हैं, शुरुआत जिला का जो कोर्ट होता है, अगर 20 लाख तक का आपका क्लेम है, अगर 20 लाख तक का क्लेम है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट जो है उसे रिजॉल्व करेगा। अगर आपका जो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का क्लेम है, आपका नुकसान हुआ है 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में, अगर इतना नुकसान हुआ है और आप इसका भरपाई चाहते हैं तो आप स्टेट पे जाएंगे। अगर 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ज़्यादा आपको नुकसान हुआ है, तो आप नेशनल लेवल पे जाएंगे। मतलब नेशनल लेवल जो कोर्ट है, देश की जो कोर्ट है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट होती है ना, उसी तरीके की कोर्ट होती है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर क्वाश हो गया तब भी आप ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं। ऐसा ये है कि ये नहीं कि आप, अगर आपका जिला लेवल पे ख़त्म हो गया तो आप घर पे बैठ गए। इसका मतलब किसी भी लेवल पे जाके आप अपील कर सकते हैं। हिंदुस्तान 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाता है, यानी हमारा उपभोक्ता दिवस होता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये जो दिन था, इसी दिन 1986 में ये कोपरा एक्ट आया था। तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिनके पास एक्सक्लूसिव, मतलब स्पेशल कोर्ट्स हैं
उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण करने के लिए। यहाँ पर 700 कंज्यूमर ग्रुप्स हमारे हिंदुस्तान में है, लेकिन केवल 20 या 25 जो है वो केवल ऑर्गेनाइज्ड है, वो वाकई में काम कर रहे हैं। बाकी हैं या नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत सारे जो है वो शिथिल हैं। अब कोपरा में आपको 3 टियर बता देता हूं, इसको थोड़ा दोबारा समझिए। पहला, क्वासी जुडिशरी मशीनरी जो मैंने आपको बताया, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, एक स्टेट लेवल पे हो गया, एक नेशनल लेवल पे हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर 20 लाख से कम आपका केस है तो डिस्ट्रिक्ट में आप ले जा सकते हैं। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है तो आप स्टेट, राज्य वाला जो कंज्यूमर रेडरेस सेल है वहां जाएंगे। 1 करोड़ से ऊपर है तो आप नेशनल लेवल पे ले जाएंगे, मतलब जो पूरे हिंदुस्तान के लिए है वहां पर ले जा सकते हैं। तो आप अगर कहीं अगर डी में कुछ होता है तो एस पे जा सकते हैं, एस पे अगर आप हार जाते हैं तो एन पे जा सकते हैं। बहुत साल हो गए, कोपरा 86, मतलब आप देख लीजिए करीबन 24-25 साल हो गए इसको, लेकिन आज भी जो लॉज है उसको पूरी तरीके से फोर्सफुली इम्पोज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। वैसे आजकल के जो लोग हैं काफ़ी जागरूक हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो हिंदुस्तान है वो गांव में बसता है। हिंदुस्तान गरीबों का देश है। यहाँ पर आज भी कंज्यूमर मूवमेंट आपको बढ़ाना होगा आगे, और किसी और को दिक्कत होती है तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। और हमारी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी जब चीज़ें खरीदें तो ख्याल रखें कि हम गलत चीज़ें ना खरीदें, गलत लोगों से ना खरीदें, और हमेशा जागरूक रहें, क्योंकि ये आपको जब ये नुकसान पहुंचा सकता है, और वो लोग जो बेचते हैं उनको भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।